नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन के बारे में। तो अब तक हमने भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास से संबंधित क्लासें कर ली है। आज से हम राजस्थान के इतिहास की क्लासें शुरू करेंगे। फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट में जो राजस्थान इतिहास के जो टॉपिक है उनसे संबंधित टेस्ट सीरीज रहेगी, जिनमें स्टार्टिंग की 7 क्लासेज जो यूनिट वाइज होगी और 8वीं क्लास में मेजर टेस्ट होगा, जिसमें संपूर्ण राजस्थान के इतिहास को का कवर किया जाएगा। तो करते हैं हम आज की क्लास को शुरू। आज की क्लास में राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल, इसके अलावा राजस्थान इतिहास के स्रोत, जो पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख्य और साहित्यिक स्रोतों से संबंधित क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि सिवी जनपद के सिक्के कहाँ से बड़ी संख्या में प्राप्त हुए थे। तो सिवी जनपद के जो सिक्के हैं वो सिक्के बड़ी संख्या में कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो वह ये हुए थे नगरी से। नगरी का प्राचीन नाम मध्यमिका है। अजमेर जिले के बड़ली गांव में मिले एक शिलालेख में मध्यमिका का उल्लेख मिलता है। व्याकरणाचार्य पंतजलि ने, जो कि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, अपने महाभाष्य में मध्यमिका पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जिसके कुछ सिक्के यहाँ से मिले हैं। जनपद काल में नगरी और उसका निकटवर्ती प्रदेश है सिवी जनपद के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पट नारायण के लेख से संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो पटनारायण के लेख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है। सबसे पहला कथन है कि यह अभिलेख सिरोही जिले के गिरवर नामक गांव के निकट पटनारायण के मंदिर से प्राप्त हुआ है। तो यह सत्य है। यह लेख 1299 ईस्वी का है। तो यह 1299 ईस्वी का नहीं बल्कि 1287 ईस्वी का है। तो दूसरा इसका गलत हो गया। तीसरा, इनके लेखों में संस्कृत गद्य और पद्य का प्रयोग किया गया है, जिनकी पंक्तियां 39 है। तो इनके लेखों में संस्कृत गद्य और पद्य का प्रयोग किया है, जिनकी 39 पंक्तियां हैं। यह सत्य है। चौथा, इस लेख में उल्लेखित है कि धारावर्ष एक तीर से 3 भैंसों को भेद देता था। तो यह बात भी सत्य है। तो 2 नंबर इसका असत्य होगा। 1299 नहीं है लेख जो 1287 ईस्वी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेराट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो बेराट से संबंधित यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो गलत है। सबसे पहला है कि बेराट सभ्यता का उत्खनन 1935-36 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था। तो बेराट सभ्यता का जो उत्खनन है यह 1935-36 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था। यह सत्य है। बेराट सभ्यता से इंडो ग्रीक शासकों के पंचमार्क सिक्के मिले हैं। यह बात भी सत्य है। तीसरा, बेराट मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत एक समृद्धशाली नगर था, जो बौद्ध धर्म और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। यह भी सत्य है। यहाँ पुरातात्विक उत्खनन से अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियां, लोहे के विभिन्न प्रकार के औजार तथा उपकरण बनाने वाली भट्टियां प्राप्त हुई है। तो यह बात है जो गलत है। लोहा बनाने की जो भट्टियां यह सुनारी नीम का थाना से मिली है। यह भारत में उपलब्ध प्राचीनतम भट्टियां मानी जाती है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत है। लोहे की भट्टियां जो सुनारी सभ्यता जो नीम का थाना में वहां से मिली है, ना कि बेराट सभ्यता से। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित है। तो कालीबंगा से जो चबूतरे मिले हैं, यह चबूतरे किससे निर्मित है। तो ये चबूतरे मिट्टी की ईंटों से निर्मित चबूतरे हैं। कालीबंगा कालीबंगा को दीनहीन निर्धन बस्ती कहा जाता है। कालीबंगा को जो दीनहीन निर्धन बस्ती कहा जाता है, यहाँ से कच्ची ईंटों के बने चबूतरे और लकड़ी से निर्मित नालियां मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आहड़ सभ्यता के संबंध में असत्य है। तो आहड़ सभ्यता के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। सबसे पहला है कि यहाँ सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य है 1953 में AK व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ था। तो यह सत्य है। दूसरा है कि यहाँ से नारी की खंडित मरण मूर्ति मिली है, जो कमर के नीचे लहंगा धारण किए हुए हैं। कमर में मनकों की करदनी भी लटक रही है। तो यह भी सत्य है। तीसरा, यहाँ के निवासी चावल से परिचित नहीं थे। तो यहाँ के निवासी चावल से परिचित नहीं थे, यह बात गलत है, क्योंकि यहाँ से जो चावल के साक्ष्य मिले हैं। 3 नंबर इसका गलत होगा। चौथा है, यहाँ मुलायम काले पत्थरों के मकान बनाए जाते थे। तो यह बात भी सत्य है। तो 3 नंबर इसका असत्य होगा। यहाँ के निवासी गेहूं, ज्वार व चावल का प्रयोग प्रमुख खाद्यान्न फसलों के रूप में करते थे। अनाज को रखने के लिए गोरे या कोठे बने हुए थे। धातु का काम काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृत भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया था? तो राजस्थान के कौन से स्थल से प्राप्त मृत भांड है जहां पर लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों से सजाए गए मृत भांड मिले हैं? तो यह मृत भांड मिले हैं कालीबंगा से। एक नंबर ऑप्शन। कालीबंगा से प्राप्त अवशेष है। कालीबंगा के अवशेषों की बात की जाए तो यहाँ पर सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं, दुर्गीकरण के अवशेष मिले हैं, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है और दक्षिण पूर्व दिशा में जुते हुए खेत के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। कालीबंगा सभ्यता से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी की ईंटों के घरों के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन लोहे के उपकरण जो कालीबंगा से नहीं मिले। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका असत्य है, जो इसका राइट होगा। कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता स्थल भी अन्य हड़प्पा स्थलों की तरह 2 भागों में विभाजित था। पूर्वी भाग नगर तथा पश्चिमी भाग भाग जो दुर्ग था, तथा इसके दोनों भाग अलग-अलग परकोटे से घिरे हुए थे। और यह सिंधु घाटी सभ्यता की एकमात्र विशेषता थी कि दोनों भाग अलग-अलग परकोटे से घिरे हुए थे। इसी प्रकार धोलावीरा नगर जहां 3 भागों में विभाजित था, वहीं चनहूदरों से दुर्गीकरण के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। कालीबंगा से बेलनाकार मोहरे, फर्श पर अलंकृत ईंटों के प्रयोग, लकड़ी की नाली, बेलनाकार तंदूर के अवशेष भी मिले हैं, तथा कालीबंगा से हमें 7 अग्नि वेदिकाएं भी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सभ्यता स्थल से गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है? तो गुरु शिष्य की जो मूर्ति मिली है, यह हमें प्राप्त हुई है हनुमानगढ़ जिले में जो रंगमहल नाम का स्थान था, रंगमहल स्थान, रंगमहल से जो गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है। रंगमहल जो हनुमानगढ़ जिले में है, इसका उत्खनन हनारीर के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से असत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन है जो असत्य है। सबसे पहला है कि गणेश्वर सभ्यता से मछली पकड़ने का कांटा मिला है। तो गणेश्वर सभ्यता से जो मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है, ये सत्य है। गणेश्वर सभ्यता में मकान ईंटों से निर्मित थे। तो गणेश्वर सभ्यता के अंदर जो मकान है, यह ईंटों से निर्मित नहीं थे, बल्कि पत्थरों से निर्मित थे। ईंटों से नहीं बल्कि पत्थरों से निर्मित मकान प्राप्त हुए हैं। तो गणेश्वर सभ्यता से ईंटों से नहीं बल्कि पत्थरों के मकान मिले हैं, तो 2 नंबर असत्य होगा। तीसरा, गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यताओं की जननी व ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। तो गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है और ताम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता है, यह सत्य है। चौथा, गणेश्वर से पेचदार सिरे वाली ताम्र पिन मिली है। तो गणेश्वर से जो पेचदार सिरे वाली ताम्र पिन मिली है, यह भी सत्य है। तो 2 नंबर इसका असत्य होगा, जो इसका राइट आंसर है। गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना जिले में कांतली नदी के किनारे स्थित है। इस सभ्यता को पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता माना जाता है। डीपी अग्रवाल ने रेडियो कार्बन विधि के आधार पर इसका काल 2800 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। इस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। यहाँ पर रतन चंद्र अग्रवाल ने 1977 ईस्वी में सर्वप्रथम उत्खनन किया। यहाँ से बाढ़ से बस्ती को बचाने के लिए वृत्ताकार पत्थर के बांध भी बनाए गए हैं। यहाँ मकान पत्थरों से निर्मित है, ईंटों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है। तांबे के उपकरणों में तांबे की मात्रा 99% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से योग मुद्रा में समाधान प्राप्त हुआ है? तो योग मुद्रा में जो समाधान कहां से मिला है? तो योग मुद्रा के अंदर जो समाधान प्राप्त हुआ है, यह प्राप्त हुआ है बालाथल से। बालाथल सभ्यता बेडस नदी के किनारे ताम्र पाषाण युगीन अहाड़ संस्कृति से संबंधित सभ्यता है। इस सभ्यता की खोज 1962-63 में वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा की गई थी। यहाँ से उत्खनन में मिट्टी से बनी सांड की मूर्ति, पत्थर के मनके, पक्की मिट्टी की मूर्तियां, पशु आकृतियां तथा तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोसुंडी शिलालेख के बारे में असत्य कथन बताएं। तो गोसुंडी शिलालेख के बारे में असत्य कथन बताना है। सबसे पहला है कि यह लेख संस्कृत भाषा में व नागरी लिपि में लिखा गया है। तो यह जो संस्कृत भाषा में व नागरी लिपि में, तो यह नागरी लिपि में नहीं बल्कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। जो गोसुंडी शिलालेख है, यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, तो पहला इसका असत्य होगा। दूसरा, यह भागवत धर्म का प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है, यह सत्य है। तीसरा, इस अभिलेख में सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख है। तो इस अभिलेख में सर्वतात के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख है, यह भी सत्य है। इस लेख को सर्वप्रथम पढ़ने वाले भंडारकर थे, तो यह बात भी सत्य है।
तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। यह लेख ब्राह्मी लिपि में है। इस लेख में श्री कृष्ण व वासुदेव का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में गौर वंश व ओलिकर वंश के शासकों का वर्णन मिलता है, जिनका राज्य क्षेत्र चित्तौड़ था। तो कौन से अभिलेख के अंदर गौर वंश व ओलिकर वंश के शासकों का उल्लेख मिलता है? तो यह मिलता है भ्रमर माता शिलालेख के अंदर। भ्रमर माता शिलालेख जो चित्तौड़ से मिला है, जिसके रचयिता मित्र सोम था, जिसमें ओलिकर वंश व गौर वंश की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाषाणकालीन स्थल के बारे में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पाषाणकालीन स्थल के बारे में कौन सा जो सुमेलित नहीं है? तो पाषाणकालीन स्थल डाडा थोरा जो बीकानेर के अंदर है, डडिकर जो अलवर में है, सोहनपुरा जो सीकर में है, और अलान्या अलान्या नागौर में नहीं बल्कि अलान्या कोटा के अंदर है। तो 4 नंबर इसका असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कालीबंगा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहला है कि कालीबंगा से विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नाली के अवशेष मिले हैं। तो विश्व में सर्वप्रथम जो लकड़ी की नाली के अवशेष मिले हैं, यह कालीबंगा से मिले हैं, यह सत्य है। यहाँ से 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति मिली है। तो कालीबंगाओं से 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है, यह भी सत्य है। यहाँ के मकान पक्की ईंटों के बने हुए थे। तो यहाँ के जो मकान है, यह पक्की ईंटों के नहीं बल्कि यहाँ के मकान है जो कच्ची ईंटों के बने हुए थे। तो 3 नंबर इसका असत्य होगा। 4 नंबर यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। तो यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, यह भी सत्य है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। कालीबंगा के मकान है जो कच्ची ईंटों के बने हुए थे। मकान बनाने में ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शिलालेख से समर सिंह के द्वारा आबू पर अचलेश्वर के मठ का जीर्णोद्धार करवाने और मंदिर पर सुवर्ण दंड चढ़ाना तथा यहाँ के रहने वाले तपस्वियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने का उल्लेख है? तो कौन से शिलालेख के अंदर समर सिंह के द्वारा आबू पर अचलेश्वर के मठ का जीर्णोद्धार करवाने, मंदिर पर सुवर्ण दंड चढ़ाना तथा यहाँ के रहने वाले तपस्वियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने का उल्लेख है? तो यह है आबू के शिलालेख के अंदर। आबू के विक्रम संवत 1342 1285 ईस्वी के शिलालेख में समर सिंह के द्वारा आबू पर अचलेश्वर के मठ का जीर्णोद्धार करवाना, मंदिर पर सुवर्ण दंड चढ़ाना तथा यहाँ के रहने वाले तपस्वियों के लिए भोजन की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसुआ का शिव मंदिर जो शिव के लकुलिश स्वरूप को समर्पित है का निर्माण किस सूत्रधार की देखरेख में हुआ था? तो कंसुआ का जो शिव मंदिर है जो शिव के लकुलिश स्वरूप को समर्पित है, इसका निर्माण जो यह हुआ था ननक के देखरेख के अंदर। कंसुआ का शिव मंदिर जो कोटा में है, दीवार पर कुटिलाक्षरा लिपि में लिखा 8वीं शताब्दी 738 ईस्वी का शिवगण मौर्य का शिलालेख है, जिसमें इस मंदिर के निर्माण का उल्लेख किया गया है। यह मंदिर कण्व ऋषि का आश्रम स्थल है। इस गुप्तकालीन शिव मंदिर की विशेषता यह है कि सूर्य की प्रथम किरण मंदिर के 20 से 25 फीट भीतर स्थित शिवलिंग पर सीधी पड़ती है। यहाँ एक ऐसा शिवलिंग भी है जो 1008 मुखी है। मंदिर में भैरव की आदमकद मूर्ति भी विराजमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडोर का शिलालेख जो 837 ईस्वी का है, किस प्रतिहार शासक के समय उत्कीर्ण करवाया गया था? तो मंडोर का जो शिलालेख है जो 837 ईस्वी का है, यह राजा बाउक के समय उत्कीर्ण करवाया गया था। राजा बाउक अपने शत्रु राजा मयूर को बोकुपा के युद्ध में पराजित किया। इसी बाउक ने 837 ईस्वी में जोधपुर परिस्थिति मंडोर का शिलालेख में अपने वंश का वर्णन किया है। यह परिस्थिति मंडोर के एक विष्णु मंदिर में स्थित थी जो बाद में जोधपुर नगर के कोट में लगवा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपराजिता का शिलालेख की रचना, अपराजिता के शिलालेख की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसकी जो रचना की थी यह दामोदर के द्वारा की गई थी। अपराजिता का शिलालेख गुहिल वंश से संबंधित है। बिजोलिया शिलालेख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बिजोलिया शिलालेख से संबंधित यहाँ पर कुछ कथन है, इनमें से बताना है कि यह इसमें से कौन सा गलत है। बिजोलिया शिलालेख 1870 ईस्वी का है, तो यह सत्य है। यह पार्श्वनाथ मंदिर की दीवार पर संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, यह भी सत्य है। इस मंदिर में सांबर और अजमेर के चौहान वंश की सूची दी गई है, यह भी सत्य है। इसका रचयिता जो जेता मुनि था,
तो इसका रचयिता जैता मुनि नहीं बल्कि इसका रचयिता जो गुणभद्र था। तो इसका रचयिता इस बिजोलिया शिलालेख का रचयिता जैता मुनि नहीं गुणभद्र था। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। बिजोलिया शिलालेख का रचयिता गुणभद्र था। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों का प्रारंभिक शासन क्षेत्र सांबर तथा हमीर महाकाव्य के अनुसार पुष्कर के आसपास का क्षेत्र था, जिसकी राजधानी अहिछत्रपुर नागौर थी। सांभर को प्राचीन काल में शाकंभरी अथवा सपाद लक्ष्य के नाम से भी जाना जाता था। हर्षनाथ मंदिर परिस्थिति है। तो हर्षनाथ मंदिर जो परिस्थिति है यह 973 ईस्वी की है। हर्षनाथ मंदिर की परिस्थिति 973 ईस्वी में संस्कृत भाषा में की गई थी। इस परिस्थिति में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण अल्लट एक द्वार के द्वारा किया जाने का उल्लेख मिलता है। इसमें पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दस्तूर कोमवार से राजस्थान के किस रियासत के शासकों का वर्णन मिलता है। तो दस्तूर कोमवार से राजस्थान के किस रियासत के शासकों का वर्णन मिलता है। तो यह मिलता है जयपुर रियासत के शासकों का। जयपुर रियासत में वर्णानुक्रम से वर्षों के अनुसार जिल्दों में 32 खंडों में उपलब्ध राज कार्यों का विस्तृत आर्थिक रिकॉर्ड दस्तूर कोमवार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा माना जाता है। तो राजस्थान का जो सबसे प्राचीनतम शिलालेख है यह है बरली का शिलालेख। बरली शिलालेख जो अजमेर जिले से प्राप्त हुआ है, जो 443 ईसा पूर्व का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज परिस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है। तो राज परिस्थिति के संदर्भ में यहाँ पर जो कथन दे रखे हैं, यहाँ में से कौन सा कथन है जो गलत है। सबसे पहले कि राज परिस्थिति की रचना रणछोड़ भट्ट के द्वारा 1676 ईस्वी में की गई थी। तो राज परिस्थिति की जो रचना है यह रणछोड़ भट्ट के द्वारा 1676 ईस्वी में की गई थी, यह सत्य है। दूसरा, राज परिस्थिति की भाषा प्राकृत है। तो राज परिस्थिति की जो भाषा है प्राकृत भाषा है, यह भी सत्य है। राज परिस्थिति की भाषा जो प्राकृत भाषा नहीं बल्कि इसकी भाषा जो संस्कृत भाषा है, तो इसकी जो संस्कृत भाषा है 2 नंबर है जो इसका असत्य है। तीसरा, इस परिस्थिति से जानकारी मिलती है कि राज परिस्थिति का निर्माण अकाल के समय श्रमिकों के लिए काम निकालने के लिए कराया जाता था, यह भी सत्य है। चौथा ऑप्शन है कि इस परिस्थिति में राज सिंह तथा औरंगजेब के मध्य युद्ध और संधि का विवरण मिलता है। तो राज परिस्थिति के अंदर राज सिंह और औरंगजेब के मध्य युद्ध और संधि का विवरण मिलता है, तो यह बात भी सत्य है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। राज परिस्थिति की भाषा जो प्राकृत नहीं बल्कि संस्कृत भाषा है। राज परिस्थिति 1676 में रणछोड़ भट्ट के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह राजसमंद झील की नोचों की पाल पर उत्कीर्ण है, जो 25 काली शिलाओं के ऊपर उत्कीर्ण है। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इस प्रशस्ति को मेवाड़ का लघु इतिहास भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है। तो इसमें से कौन सा है जो असुमेलित है। पहला है कि हकीकत बही जो राजा की दैनिक दिनचर्या का उल्लेख करता था। हकीकत बही के अंदर राजा की दैनिक दिनचर्या का उल्लेख होता था, यह सत्य है। दूसरा, खरीता बही, इसमें राजा को प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण पत्रों की नकल उतारी जाती थी, यह भी सत्य है। तीसरा है कि कमठाना बही जो है इसमें राज के भवनों के लिए महलों पर खर्चों का लेखा जोखा रखा जाता था, यह भी सत्य है। चौथा, अड़सठा बही में शासकीय आदेशों की नकल। तो 68 बही में शासक के आदेशों की नकल नहीं बल्कि भूमि के रिकॉर्ड से संबंधित होती थी। तो 68 बही है जो भूमि के रिकॉर्ड से संबंधित होती थी। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। 68 बही भूमि के रिकॉर्ड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सभ्यता स्थल के उत्खनन से नीलरत्न बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित संबंधित है। तो किस सभ्यता स्थल के उत्खनन से नीलरत्न बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित है जो संबंधित है। तो यह है विराट सभ्यता स्थल से। 2 नंबर ऑप्शन। विराट सभ्यता की सर्वप्रथम खोज तथा उत्खनन राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1936 में की गई थी। इसका पुनः उत्खनन तथा सर्वेक्षण नीलरत्न बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित ने 1962 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। तो कालीबंगा से संबंधित यहाँ पर जो 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है। सबसे पहला है कि कालीबंगा की
सर्वप्रथम खोज अमलानंद घोष के द्वारा 1951-52 में की गई थी, तो यह सत्य है। दूसरा, कालीबंगा का उत्खनन बीबी लाल, बी के थापर, एम डी खरे और जेवी जोशी ने किया था। तो कालीबंगा की जो खोज की थी अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा का उत्खनन जो बीबी लाल, बी के थापर, एम डी खरे और जेवी जोशी के द्वारा किया गया था, यह भी सत्य है। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद उत्खनन किया गया था। तो यह बात जो गलत है, क्योंकि कालीबंगा जो स्वतंत्र भारत का पहला नहीं बल्कि दूसरा पुरातात्विक स्थल है। 3 नंबर इसका गलत होगा। चौथा है कि कालीबंगा का उत्खनन 5 स्तरों में हुआ था। तो कालीबंगा का जो उत्खनन है यह 5 स्तरों में हुआ था, यह बात जो सत्य है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बागोर सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो बागोर सभ्यता से संबंधित यहाँ पर कथन है। पहला कि बागोर से कृषि तथा पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो बागोर से जो कृषि के और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ये सत्य है। दूसरा, बागोर सभ्यता से 7 स्तरों के अवशेष मिले हैं। तो बागोर सभ्यता से 7 स्तरों के नहीं बल्कि 3 स्तरों के अवशेष मिले हैं, तो दूसरा इसका गलत है। तीसरा, बागोर से प्राप्त एक कंकाल के गले में पत्थर तथा हड्डियों का हार पाया गया है। तो बागोर से प्राप्त एक कंकाल के गले में पत्थर तथा हड्डियों का हार पाया गया है, तो यह बात इसकी सत्य है। चौथा है, बागोर से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। तो बागोर से जो बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, तो 4 नंबर भी इसका सत्य है। तो 1, 3 और 4 सही है और 2 नंबर है जो इसका असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से कुष्ठ रोगी का 4000 वर्ष पुराना कंकाल तथा 11 कमरों वाला भवन प्राप्त हुआ है। तो कौन से स्थल से है जो कुष्ठ रोगी का 4000 वर्ष पुराना कंकाल तथा 11 कमरों वाला भवन मिला है, तो यह मिला है बालाथल स्थल से। बालाथल से बालाथल से हाथ से बुना हुआ कपड़े का टुकड़ा, 11 कमरों वाला भवन, कुष्ठ रोगी का 4000 वर्ष पुराना कंकाल और योगी मुद्रा में समाधान प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो ताम्र पाषाणिक स्थल नहीं है। तो कौन सा स्थल है जो ताम्र पाषाणिक स्थल नहीं है। तो तिलवाड़ा, बागोर और बालाथल ये तीनों ही ताम्र पाषाणिक स्थल है। 9 है जो ये लोह युगीन सभ्यता स्थल है, ताम्र पाषाणिक स्थल नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा जो असुमेलित है। एक तरफ प्राचीन स्थलों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके उत्खननकर्ताओं के नाम दे रखे हैं कि किस स्थल का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था। तो रेड का जो उत्खनन किया था यह केदारनाथ पुरी के द्वारा किया गया था। रंग महल का उत्खनन नारीड के द्वारा किया गया था। गिलुंड का उत्खनन जो बीबी लाल के द्वारा किया गया था। गणेश्वर का उत्खनन दयाराम साहनी के द्वारा नहीं बल्कि आर.सी. अग्रवाल के द्वारा किया गया था। रतन चंद्र अग्रवाल, आर.सी. अग्रवाल ने जो गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किया था और यह किया था 1977 ईस्वी के अंदर। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शिलालेख से 5वीं सदी की सामंत्य व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। तो कौन से शिलालेख पर 5वीं सदी की सामंत्य व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। तो गंगाधर लेख, 4 नंबर ऑप्शन। गंगाधर लेख 423 ईस्वी का है। विश्वकर्मा के मंत्री म्यूराक्ष द्वारा एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इस शिलालेख में 5वीं सदी की सामंत्य व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछवाहा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के कहलाते हैं। तो मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछवाहा शासकों ने जो सिक्के जारी किए थे उन सिक्कों को झाड़साई सिक्के कहते हैं। मुगल शासकों के साथ अधिक मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछवाहा शासकों को अपने राज्य में टकसाल खोलने की स्वीकृति अन्य राज्यों से पहले मिल गई थी। यहाँ के सिक्के झाड़साई सिक्कों पर 6 टहनियों के झाड़ थे, झाड़साई सिक्के कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। एक तरफ पुस्तकों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ है जो उन पुस्तकों के रचनाकारों के पुस्तकों के लेखकों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहली पुस्तक है हमीर महाकाव्य है। हमीर महाकाव्य जो नयन चंद्र सूरी की है। हमीर बंधन है जो अमृत कैलाश की है। हमीर हट है जो जोधराज की नहीं बल्कि चंद्रशेखर की रचना है। तो हमीर हट है जो चंद्रशेखर की रचना है ना कि जोधराज की। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। चौथा, हमीरायन है जो व्यास भांड की रचना है। तो हमीरायन है व्यास भांड की,
1, 2 और 4 सही है और 3 नंबर है जो इसका असत्य होगा। हमीर हट की रचना चंद्रशेखर ने की थी। हमीर रासो की रचना जो जोधराज ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असुमेलित कौन सा है? तो इसमें से असुमेलित बताना है। सबसे पहले सियाह हुजूर, सियाह हुजूर है जो राज परिवार के निजी खर्चे का रिकॉर्ड रखता था, यह सत्य है। दूसरा मुल्की, मुल्की जो 3 से 10 वर्ष की आय को ब्यौरा को मुल्की कहा गया, यह भी सत्य है। तीसरा तल्की, तल्की है जो राज के आज्ञाओं का संग्रह था, राज के आज्ञाओं के संग्रह को तल्की कहा जाता था, यह भी सत्य है। चौथा है पड़ाखा बही, पड़ाखा बही जो राज के आदेशों, शाही आदेशों का संग्रह। तो पड़ाखा बही है जो शाही आदेशों का संग्रह नहीं बल्कि वार्षिक आय व्यय का जो विवरण था उसे पड़ाखा बही कहा जाता था। तो 4 नंबर जो इसका असत्य होगा। पड़ाखा बही वार्षिक आय का आय विवरण जो मेवाड़ में प्रचलित था, तो मेवाड़ के अंदर जो वार्षिक आय व्यय का जो विवरण था उसे पड़ाखा बही कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्य माला, कोल्य माला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नामों का उल्लेख है? तो कुवल्य माला के अंदर कितने देसी भाषाओं के नाम का उल्लेख है? तो 18 देसी भाषाओं का नाम का उल्लेख है। गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज के काल में उद्योतन सूरी ने कोल्य माला और जिनसेन ने हरिशन पुराण लिखा। विक्रम संवत 835 913 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कोल्य माला में 18 देसी भाषाओं का वर्णन किया गया है। इन 18 भाषाओं में मरु भाषा का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो कौन से स्थल से है जो इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये मिले हैं बेराट से। बेराट सभ्यता से मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके उत्खनन से 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिनमें 8 चांदी की मुद्राएं और 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिनमें से 16 मुद्राएं राजा मिनेंडर की प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भागवत संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो इनमें से भागवत संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन जो अभिलेख है यह गोसुंडी का शिलालेख। तो गोसुंडी जो शिलालेख है यह भागवत संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन शिलालेख है। गोसुंडी शिलालेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है, जो चित्तौड़गढ़ जिले से प्राप्त हुआ है। इस लेख की भाषा संस्कृत तथा लिपि ब्राह्मी है। इस शिलालेख को सर्वप्रथम डी.आर. भंडारकर के द्वारा पढ़ा गया था तथा इसी लेख में सर्वप्रथम भागवत संप्रदाय यानी वैष्णव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरा बादल चौपाई किसकी रचना है? तो गोरा बादल जो चौपाई यह रचना है हेमरत्न सूरी की। तो गोरा बादल चौपाई हेमरत्न सूरी की रचना है। हेमरत्न सूरी ने विक्रम संवत 1645 में गोरा बादल चौपाई की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफेद मेमने और पत्तों की बिरादरी निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? तो सफेद मेमने और पत्तों की बिरादरी ये जो रचनाएं ये मणि मधुकर की रचनाएं हैं। सफेद मेमने और पत्तों की बिरादरी मणि मधुकर की, हमीरायण जो पद्मनाभ की, सुरथोत्सव जो सोमेश्वर की और अनूप विलास है जो भावभट्ट की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो बागोर सभ्यता जो कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी। मध्य पाषाण काल का भारत का सबसे बड़ा केंद्र बागोर, जहां से सर्वप्रथम पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यह कोठारी नदी के किनारे राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। इसका उत्खनन 1967 में वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कथन है? सबसे पहला है कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 में सी.एल. कार्लाइल महोदय ने किया था। तो राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का सर्वप्रथम जो कार्य किया था यह 1871 में सी.एल. कार्लाइल महोदय के द्वारा किया गया था। यह बात सही है। दूसरा 1870 में सी.ए. हैकेट ने जयपुर तथा इंद्रगढ़ से हैंडेक्स, एसुलियन तथा क्लीवर उपकरण प्राप्त किए थे। तो यह बात भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि 1908 में सेंटनकार ने झालावाड़ से कुछ उपकरण प्राप्त किए थे। तो 1908 में सेंटनकार ने झालावाड़ से कुछ उपकरण प्राप्त किए, यह भी सत्य है। चौथा है कि दर का संबंध सवाई माधोपुर से है। तो दर का संबंध है जो सवाई माधोपुर से नहीं बल्कि भरतपुर से है, जहां से चित्रित शैलाश्रय मिले हैं। तो दर का जो संबंध है यह भरतपुर से है, ना कि सवाई माधोपुर से। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोह सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो नोह सभ्यता के बारे में असत्य कथन बताना है।
सबसे पहला है कि यह रूपल्य रेल नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज 1963-64 में रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। तो यह जो रूपल्य रेल नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज 1963-64 में रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी, यह सत्य है। दूसरा, यहाँ से 8 फीट ऊंची जाख बाबा यक्ष प्रतिमा मिली है। तो यहाँ से 8 फीट ऊंची जाख बाबा, जिन्हें यक्ष भी कहा गया, यक्ष की प्रतिमा मिली है, यह भी सत्य है। तीसरा, यहाँ से 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ से जो 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं, यह भी सत्य है। चौथा, यहाँ से आहत तथा सिविल जनपद के सिक्के मिले हैं। तो यहाँ से जो आहत तथा सिविल जनपद के जो सिक्के मिले हैं, वो नौ सभ्यता से नहीं बल्कि आहत और सिविल जनपद के जो सिक्के मिले हैं, ये नगरी सभ्यता से मिले हैं। जो चित्तौड़गढ़ की नगरी सभ्यता है, वहां से मिले हैं आहत और सिविल जनपद के सिक्के, नौ से नहीं। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसवाल सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ईसवाल सभ्यता से संबंधित यहाँ पर 4 कथन है। ईसवाल सभ्यता, सबसे पहला है कि यह ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता थी। तो ये पहला ही कथन गलत है। यह ताम्र पाषाण कालीन नहीं बल्कि यह लोहकालीन सभ्यता थी। तो यह लोहकालीन सभ्यता थी, ना कि ताम्र पाषाण कालीन। 1 नंबर पहला ही ऑप्शन इसका गलत है। दूसरा, यह सभ्यता उदयपुर जिले में है। तो ईसवाल सभ्यता उदयपुर जिले में है। तीसरा, यहाँ से 5 स्तरों पर बस्तियां होने के प्रमाण मिले हैं। तो ईसवाल सभ्यता से 5 स्तरों पर बस्तियां होने के प्रमाण मिले हैं। चौथा, यहाँ पर मकान प्रस्तर खंडों से निर्मित थे। तो यहाँ के जो मकान है वो प्रस्तर यानी कि पाषाण खंडों से निर्मित थे, ये बात भी सत्य है। तो 2, 3 और 4 सही है और 1 नंबर जो इसका गलत है। लोह युगीन सभ्यता स्थल ईसवाल से समृद्ध लोह उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो इसमें से कौन सा कथन है जो असत्य है। सबसे पहला है कि डेडिकर जो अलवर है से 2003 में 7000 वर्ष पुराने पाषाणकालीन शैल चित्र मिले हैं। तो अलवर के डेडिकर स्थल से 2003 में 7000 वर्ष पुराने पाषाणकालीन शैल चित्र प्राप्त हुए थे, यह बात सही है। दूसरा, आलन्या, भानपुरा तथा तिपटिया स्थान कोटा में है। तो आलन्या, भानपुरा और तिपटिया ये तीनों पुरातात्विक स्थल है जो कोटा के अंदर है, यह भी सत्य है। तीसरा, बांका गांव भीलवाड़ा में राज्य की पहली अलंकृत गुफा मिली है। तो राज्य की जो पहली अलंकृत गुफा मिली थी यह भीलवाड़ा के बांका गांव से मिली थी, यह भी सत्य है। बूढ़ा पुष्कर अजमेर नव पाषाणकालीन स्थल है। तो जो अजमेर का जो बूढ़ा पुष्कर जो स्थल है यह नव पाषाणकालीन नहीं बल्कि पूरा पाषाणकालिक स्थल है। नव पाषाण नहीं है, यह पूरा पाषाणकालीन स्थल है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा मिली है। तो जाख बाबा की जो प्रतिमा है नोह से प्राप्त हुई है। नोह की सभ्यता जो भरतपुर से नोह से प्रस्तर की विशाल यक्ष प्रतिमा जिन्हें जाख बाबा कहा गया और चुनार के चिकने पत्थर के टुकड़े मिले हैं जिन्हें मौर्यकालीन पोपोलिस है। साथ ही यहाँ से लोहे के कृषि संबंधी उपकरण एवं 16 चक्र कूपों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। नोह से हमें 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त मृत भांडों में काले एवं लाल मृत भांडों ब्लैक एंड रेड वेयर का अपना विशिष्ट महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित तथा सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किस सभ्यता से विकसित तथा सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष मिले हैं। तो यह मिले कालीबंगा से। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां। कालीबंगा में उत्खनन 5 स्तरों तक किया गया था, जिसमें प्रथम एवं द्वितीय स्तर सिंधु सभ्यता से प्राचीन व तीसरा चौथा एवं 5वां स्तर सिंधु सभ्यता के समकालीन माना जाता है। कालीबंगा से हमें दोहरे परकोटे और भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्यों के प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा का उत्खनन किन के नेतृत्व में किया गया था। तो कालीबंगा का जो उत्खनन किया था यह बीबी लाल और बी के थापर के नेतृत्व में किया गया था। तो बीबी लाल 2 नंबर ऑप्शन। कालीबंगा सभ्यता का स्थल का पता भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक अमलानंद घोष ने 1951-52 ईस्वी में लगाया था। 1961 से 69 ईस्वी के बीच 9 सत्रों में भारतीय पुरातत्व विभाग के बी के थापर, बीबी लाल जो निदेशक थे, जेवी जोशी, एमडी खेर, के एम श्रीवास्तव, एस पी जैन के निर्देशन में इस स्थल की खुदाई करवाई गई थी। यहाँ उत्खनन पर 5 स्तरों यहाँ का जो उत्खनन है यह 5 स्तरों तक किया गया था, जिसमें प्रथम व द्वितीय स्तर सिंधु सभ्यता से प्राचीन तथा तीसरा, चौथा एवं 5वां स्तर है जो सिंधु सभ्यता के समकालीन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन राजस्थान में मालवा की
प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? तो प्राचीन राजस्थान में मालवों की जो शक्ति का केंद्र था यह जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र था यह मालवों की शक्ति का केंद्र था। 2 नंबर ऑप्शन। पाणिनि ने मालवों को आयुधजीवी जाति अर्थात जो जाति युद्ध के दम पर अपना स्थान बनाए रखती हो की संज्ञा दी थी। महाभारत में भी मालव जाति का उल्लेख मिलता है। मालवों ने वागरचाल नगर आदि स्थानों और उसके उनके आसपास के क्षेत्र पहले से बसी जातियों को पराजित कर अपनी बस्तियां बसाई थी। धीरे धीरे उन्होंने टोंक, अजमेर और मेवाड़ के कुछ भागों पर भी अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया था। टोंक के दक्षिण पूर्व में 40 किलोमीटर दूर स्थित नगर या करकोट नगर की राजधानी थी। भरतपुर, कोटा और उदयपुर से प्राप्त तीसरी चौथी शताब्दियों के अभिलेखों में मालव संवत का प्रयोग मिलता है। नांदसा नांदसा यूप अभिलेख में मालव कुल में उत्पन्न जयसोम के पुत्र श्री सोम द्वारा मालव वंश की समृद्धि और स्वतंत्रता की पुनः प्राप्ति के उपलक्ष्य में किए गए षष्ठी रात्र यज्ञ का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद संपूर्ण रूप से राजस्थान में था? तो कौन सा महाजनपद है जो संपूर्ण रूप से राजस्थान में था? तो वह था मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर या बेराट थी। 2 नंबर ऑप्शन। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक विराट था, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराटनगर या बेराट बसाकर उसे मत्स्य महाजनपद की राजधानी बनाया था। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर बेराट से प्राप्त अशोक के शिलालेख और अन्य मौर्य युगीन अवशेष इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि यहाँ पर मौर्य साम्राज्य का आधिपत्य भी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? तो इसमें से कौन सा है जो असुमेलित है? सबसे पहले बुचकला शिलालेख जो 815 ईस्वी का है। मानमोरी शिलालेख जो 713 ईस्वी का है। गठियाला शिलालेख जो 861 ईस्वी का है। और अचलेश्वर लेख जो 1265 का नहीं बल्कि 1285 ईस्वी का है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका असत्य होगा। अचलेश्वर लेख जो 1285 ईस्वी का है, इसका लेखक शुभचंद्र तथा उत्कीर्णकर्ता करम सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ परिस्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कुंभलगढ़ परिस्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है? सबसे पहला कि कुंभलगढ़ परिस्थिति की रचना 1460 ईस्वी में हुई थी। तो कुंभलगढ़ परिस्थिति की जो रचना है 1460 ईस्वी में हुई थी, यह सत्य है। कुंभलगढ़ परिस्थिति का प्रस्तुतिकार कवि महेश था। तो कुंभलगढ़ परिस्थिति का जो प्रस्तुतिकार था यह कवि महेश था, यह भी सत्य है। इस परिस्थिति में प्रयुक्त लिपि देवनागरी तथा भाषा संस्कृत है, तो यह भी सत्य है। इस परिस्थिति में बप्पा रावल को सूर्यवंशी बताया गया है। तो इसमें जो बप्पा रावल को सूर्यवंशी बताया गया है यह बात गलत है, क्योंकि बप्पा रावल को इसमें सूर्यवंशी नहीं बल्कि विप्रवंशी बताया गया था। तो 4 नंबर ऑप्शन जो इसका गलत है। कुंभलगढ़ परिस्थिति में बप्पा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण कहा गया है। यह परिस्थिति मेवाड़ की महाराणाओं की वंशावली को विशुद्ध रूप से जानने का महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयशाही सिक्कों का संबंध निम्नलिखित में से किस रियासत से था? तो विजयशाही जो सिक्के थे यह जोधपुर रियासत से संबंधित सिक्के थे। जोधपुर के शासक विजय सिंह ने सर्वप्रथम मुगल बादशाह शाह आलम से आज्ञा प्राप्त कर सोने, चांदी व तांबे के विजयशाही सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? तो राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का जो गठन है यह हुआ था 1950 ईस्वी के अंदर। राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की स्थापना 1950 में जयपुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षनाथ की परिस्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हर्षनाथ की परिस्थिति से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला कि हर्षनाथ के मंदिर की यह परिस्थिति 973 ईस्वी की है। तो हर्षनाथ के मंदिर की यह परिस्थिति है जो 973 ईस्वी की है, यह सत्य है। इस प्रशांत में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण अल्लट के द्वारा किए जाने का उल्लेख है, यह भी सत्य है। इस परिस्थिति में पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है, यह भी सत्य है। चौथा कि यह परिस्थिति चौहान शासक सोमेश्वर के समय की है। तो यह चौहान शासक सोमेश्वर के समय की नहीं बल्कि यह राजा विग्रहराज द्वितीय के समय की है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। सीकर के हर्षनाथ मंदिर की परिस्थिति सांबर के चौहान शासक राजा विग्रहराज द्वितीय के समय की है। इस मंदिर का निर्माण अल्लट के द्वारा करवाया गया था। इस
प्रशांत में चौहान वंश के शासक का वंशक्रम तथा उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस परिस्थिति में नाणक शब्द का प्रयोग मुद्रा के लिए किया गया है। तो नाणक शब्द का प्रयोग जो मुद्रा के लिए किया गया है, यह कौन सी परिस्थिति में किया गया है? तो यह किया गया है रणकपुर परिस्थिति। रणकपुर परिस्थिति जो 1439 ईस्वी में रणकपुर के चौमुखा मंदिर के बाएं स्तंभ में उत्कीर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर के चौहान वंश के किस शासक की रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे? तो अजमेर के चौहान वंश के कौन से शासक थे जिसकी रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे? तो वह शासक थे अजयराज। अजयराज की रानी थी सोमल देवी। सोमल देवी ने अपने नाम से तांबे और चांदी के सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता लोह युगीन नहीं है? तो इसमें से कौन सी है जो लोह युगीन नहीं है? तो इसमें लोहो की, जोधपुरा की और सोनारी की, ये तीनों सभ्यताएं लोह युगीन सभ्यताएं हैं। वहीं धनेरी जो सभ्यता है यह लोह युगीन नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान में नोह, जोधपुरा, सुनारी तथा रेड से लोह संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? तो आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम पूछा है। आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम था ताम्रवर्ती। 1 नंबर ऑप्शन। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवर्ती मिलता है। 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसका नाम आघाटपुल मिलता है। इसे स्थानीय लोग धूलकोट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनद परवाना भैया। सनद परवाना भैया का संबंध किस रियासत से था? तो सनद परवाना भैया का जो संबंध है यह संबंध था जोधपुर रियासत से। 2 नंबर ऑप्शन। सनद परवाना भैया का संबंध जोधपुर रियासत से था। अड़सठा और संबंधित जयपुर रियासत की भू राजस्व तथा प्रबंध का रिकॉर्ड रखा जाता था। पखाड़ा भैयों में मेवाड़ की वार्षिक आय का व्यय का विवरण होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है कि ऋषि श्रृंगी शिलालेख से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो रिंगी ऋषि शिलालेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला है कि यह शिलालेख 1428 ईस्वी का है। तो यह शिलालेख जो 1428 ईस्वी का है यह सत्य है। यह शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है और संपूर्ण लेख 30 श्लोकों में है। तो यह संपूर्ण लेख में जो 30 श्लोक है संस्कृत भाषा में लिखा है, यह भी सत्य है। इस शिलालेख की रचना कविराज वाणी विलास योगेश्वर ने की थी और सूत्रधार हादा के पुत्र फना ने उत्कीर्ण करवाया था। तो यह भी सत्य है। इस लेख का प्रारंभ विष्णु स्तुति से किया गया है। तो इस लेख का जो प्रारंभ किया गया है यह विष्णु स्तुति से किया गया है। यह बात है जो इसमें गलत है। तो इसमें गलत कथन पूछा है। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। यह शिलालेख मेवाड़ के शासक मोकल के समय का है। यह लेख विद्या देवी की प्रार्थना से शुरू होता है। तो यह विष्णु स्तुति से नहीं बल्कि विद्या देवी की प्रार्थना से शुरू होता है। इस शिलालेख में हमीर, छेतर सिंह, लक्ष्य सिंह और मोकल की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। और इसी के साथ ही आज की क्लास समाप्त होती है। कल की क्लास में राजस्थान इतिहास की सेकंड क्लास जिसमें राजस्थान के राजपूत राजवंशों का उदय, गोहिल, गुर्जर प्रतिहार, राठौड़, चौहान और कछुआ राजवंश से संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे। तो कल की क्लास भी जरूर देखना। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।